जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार में। तो बायोलॉजी के अंदर जो हमारे टॉपिकों की सीरीज चल रही थी उसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो है उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से तंत्र, कौन कौन से अंग हम काम में लेते हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। उत्सर्जन क्यों जरूरी है शरीर के लिए, इस चीजों की आवश्यकता। शरीर के अंदर बहुत सी हानिकारक पदार्थ बनते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। तो उन सब में कौन से तंत्र हमारे काम आते हैं, उनके द्वारा हम जो जहरीले पदार्थ बनते हैं उनको उत्सर्जित करते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं। उन सब की हम बात करने वाले, कौन सा पदार्थ बनता है, किसके माध्यम से वो फिल्टर होता है और कैसे हम बाहर निकालते हैं, इन सब को हम उत्सर्जन तंत्र में पढ़ने वाले हैं। उत्सर्जन तंत्र देखो, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र में उत्सर्जन होता क्या है। जंतुओं के शरीर में उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म, उपापचय की क्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है, के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि कई ऐसे अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है जो शरीर के लिए काफी हानिकारक होते हैं। ये देखो, अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के ये बनते हैं, CO2, जल, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि अपशिष्ट पदार्थ हैं। क्या ये अपशिष्ट पदार्थ है? ये जहरीले होते हैं, इनको शरीर से बाहर निकालना आवश्यक है। ये शरीर के अंदर क्या करेंगे? नुकसान करेंगे, रोग पैदा करेंगे। तो इनको बाहर निकालेंगे अपशिष्ट पदार्थों को, क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। अतः उपयुक्त स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इनका शरीर से बाहर निकलना आवश्यक है। क्या? और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र वे उत्सर्जी अंग जो उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेते हैं सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र कहलाते हैं। अब कौन कौन से भाग लेते हैं, क्या क्या काम करते हैं, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले ये देखो आप, उत्सर्जन में क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है। क्या? बिल्कुल। उत्सर्जन में क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है। अपशिष्ट को साधारण भाषा में, देसी भाषा में समझाओ ना, तो ये होता है कचरा। क्या होता है? कचरा। कचरे को अपशिष्ट कहा जाता है, ठीक है ना। कचरे को, ये कचरा थोड़ा अच्छा लगे बोलने में तो इसको बोला जाता है अपशिष्ट। कचरा कौन सा होता है? आप गन्ने का जूस पीते होंगे और गन्ने वाला क्या करता है? मशीन में गन्ना देता है, जूस निकालता है, वो उसका क्या है? अच्छा पदार्थ है। जो जूस आता है वो तो अच्छा ही है, लेकिन वो गन्ने को 2 बार देता है, 3 बार देता है, 4 बार देता है। आप सोचते हो कि हाँ अब तो इसकी, हाँ छोड़ देगा इसको शायद, क्यों जूस निकला, लेकिन फिर वो एक बार और देता है। आप देखो अब तो ये लास्ट ही है, अब तो इसको गेर ही देगा, लेकिन फिर उसमें एक बार नींबू और पुदीना लगा के फिर देता है। और आप देखो यार अब इसमें बचा ही क्या है? और जो लास्ट में बचा है ना, वो क्या है? अपशिष्ट है उसका। तो अपशिष्ट वास्तव में जूस निकालते हैं, जो कचरा बचता है ना उसे अपशिष्ट कहा जाता है, और जो वास्तव में अच्छी चीज होती है वो हम जूस के रूप में बाहर निकाल लेते हैं। तो सेम इस शरीर में होता है। क्या? जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं ना, जो भी हम, तो उसमें से जो अच्छी अच्छी चीजें वो हमारे ब्लड में मिल जाती हैं, लेकिन कुछ अपशिष्ट बचता है। क्या? अपशिष्ट बचता है। कुछ को तो हम मल के द्वारा त्याग देते हैं, लेकिन कुछ को हम मूत्र के द्वारा त्यागते हैं, पसीने के द्वारा त्यागते हैं। उन ये जो मूत्र के द्वारा, पसीने के द्वारा त्यागा जाता है ना, वो उत्सर्जन तंत्र में कुछ हमारे शरीर के अंदर अंग होते हैं जो खून को क्या करते हैं? फिल्टर करने का काम करते हैं, और फिल्टर के माध्यम से जो ये अपशिष्ट यानी कचरा बचता है ना, उसको बाहर निकालने का काम करता है। तो ये कितने उत्सर्जित पदार्थ देखो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हानिकारक है, शरीर में बाहर निकालेंगे। पसीना हानिकारक होता है, तभी तो बाहर आता है वो। यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया और मूत्र, ये सब हानिकारक होते हैं, इनको शरीर से क्या निकालते हैं? बाहर निकालते हैं। अब देखो धीरे धीरे बाहर निकालें, कैसे निकालें? कौन क्या करता है? देखो, किडनी बोल दो या वृक्क बोल दो, एक ही बात है। किडनी या वृक्क क्या करता है? ये मूत्र का निर्माण करता है। क्या करता है? मूत्र का निर्माण। लंग्स यानी फेफड़े क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड है क्या, इसको क्या करता है? बाहर निकालता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने का काम करता है, ये मूत्र को बाहर निकालता है। लीवर या यकृत क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम करता है। अमोनिया को यूरिया, अमोनिया बहुत हानिकारक चीज है। अमोनिया हानिकारक चीज है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। ये अमोनिया क्या होती है, जानते हो क्या? अरे हमारा मूत्र होता है ना, उसमें यूरिया होता है। क्या होता है? यूरिया होती है। लेकिन वो मूत्र है ना, वो मूत्र यूरिया से पहले किस में होता है? अमोनिया में। लेकिन ये यकृत क्या करता है? अमोनिया को किस में बदल देता है? यूरिया में। लेकिन फिर बाहर मूत्र है ना, वापिस अमोनिया में बदल जाता है। कैसे? अरे मूत्रालयों में
बदबू आती है ना, बदबू वो किसकी आती है? वो इस अमोनिया की आती है। मूत्र, अगर मूत्र कई दिनों तक एक जगह पड़ा रहता है ना, तो वो यूरिया से किस में बदल जाता है? अमोनिया में बदल जाता है। अमोनिया जहरीला होता है और उसकी बदबू आती है, तो ये यकृत क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। यूरिया से हम मूत्र को बाहर त्याग देते हैं और मूत्रालयों में वो यूरिया वापस किस में बदल जाता है? अमोनिया में, और वो बदबू मारता है। ठीक है ना? पसीना, त्वचा से हमारा पसीना निकलता है, तो ये सब उत्सर्जी अंग है क्या? हाँ, ये सब उत्सर्जी अंग है। तो इनकी एक एक की चर्चा करने वाले हम। अब देखो, कौन सा जीव किस प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ को उत्सर्जित करता है, इनकी बात करने वाले। ये लगभग 4 प्रकार के होते हैं उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कोई तो कम जहरीला होता है, कोई ज्यादा जहरीला होता है। कम जहरीला किस में पाया जाता है? अधिक जहरीला किस में पाया जाता है? नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जित पदार्थों के आधार पर जीव कितने प्रकार के हैं? 4। नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जित पदार्थ के आधार पर जीव 4 प्रकार के होते हैं। देखो, अमोनोटेलिक, पहला कौन सा है? अमोनोटेलिक, दूसरा यूरियोटेलिक, तीसरा यूरिकोटेलिक और चौथा ग्वानोटेलिक। ये 4 प्रकार के जीव हैं। नाइट्रोजन को उत्सर्जन के आधार पर 4 भागों में बांट दिया गया है इनको। सबसे पहले बात करते हैं अमोनोटेलिक। ये क्या होता है? इन जंतुओं में उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है? अमोनिया होता है। अमोनिया अत्यधिक क्या होता है? विषैला पदार्थ होता है। ये जो अमोनोटेलिक जीव है ना, इनमें उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है? अमोनिया। और अमोनिया अत्यधिक जहरीला पदार्थ होता है, तो इसे शरीर से तुरंत प्रभाव से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। अब तुरंत प्रभाव से बाहर से निकालेंगे तो इसका मतलब मूत्र का बार बार विसर्जन करना पड़ेगा। क्या? मूत्र का बार बार विसर्जन करेंगे तो उतना ही पानी चाहिएगा, पानी की आवश्यकता भी बार बार पड़ेगी। तो ये ऐसे जीवों में पाए जाते हैं जो जलीय होते हैं, वो वहीं पानी पीते रहते हैं, वहीं अमोनिया निकालते रहते हैं, तो जलीय जीवों में पाया जाता है। देखो, ये अमोनिया अत्यधिक विषैला पदार्थ होता है। अत्यधिक विषैला पदार्थ होने के कारण इसके उत्सर्जन के लिए जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है। जैसे जलीय जंतु, मछली, अमीबा, इनमें पाया जाता है। ये जल पीते रहते हैं और अमोनिया निकालते रहते हैं, क्योंकि ये विषैला, इसको तुरंत प्रभाव से शरीर से बाहर निकालना होता है। अपने में पाया जाता है क्या? बताओ, अमोनिया पाया जाता है? अरे दिमाग खराब है कि उदाहरण के दिए मैंने से जलीय जंतु में पाया जाता है वो अमोनिया। अरे यार, हाँ, आगे देखो, यूरियोटेलिक। ये क्या होता है? इन जंतुओं में उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है? यूरिया होता है। यूरिया अपेक्षाकृत कम विषैला विषाक्त पदार्थ होता है, अतः उत्सर्जन के लिए कम जल की आवश्यकता होती है। अपने में पाया जाता है यूरिया। क्या अपन मूत्र करते हैं? यूरिया ही होता है उसमें। ठीक है ना? उदाहरण जैसे स्तनधारी यानी मेमल्स और मनुष्य जो होते हैं ना, उनमें कौन सा उत्सर्जित पदार्थ होता है? यूरिया होता है, कम जहरीला होता है। यूरिकोटेलिक है, इसमें नाइट्रोजन का उत्सर्जित यूरिक अम्ल होता है। यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड होता है के रूप में होता है। यूरिक अम्ल उत्सर्जित करने वाले जंतुओं को यूरिकोटेलिक कहते हैं, जैसे पक्षी और सरीसृप। इनमें कौन सा उत्सर्जित पदार्थ होता है? यूरिक अम्ल होता है। आगे क्या है? ग्वानोटेलिक, जो ग्वानिन का उत्सर्जन करता है। ग्वानोटेलिक किसका उत्सर्जन करता है? ग्वानिन का। और ये कौन से जीवों में पाया जाता है? मकड़ी और बिच्छू में पाया जाता है। इतना ध्यान रखना है बस, ये याद रखना, ग्वानोटेलिक है, मकड़ी और बिच्छू में पाया जाता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अब बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र में त्वचा की बात करते हैं। स्किन, त्वचा क्या करती है? शरीर में अतिरिक्त लवण और पानी की मात्रा को उत्सर्जित करती है। और त्वचा में उपस्थित जो श्वेत ग्रंथियां होती है ना, स्वीट ग्लैंड्स, तथा तेलीय ग्रंथियों के मध्य के द्वारा पसीना एवं तेल का क्या करता है? श्रवण करते हैं। पसीना के माध्यम से क्या निकलता है? यानी पसीना, त्वचा में उपस्थित जो श्वेत ग्रंथियां होती है ना, वो तो पसीना, और जो तेलीय ग्रंथि होती है वो तेल का श्रवण करती है। क्या? बिल्कुल। तेलीय ग्रंथियां हमारे चेहरे पर यहां पाई जाती हैं। यहाँ छोटे छोटे फुंसी होती है ना, आप कहते हो ये फुंसी हो गई, क्या करें? वो क्या करते हैं? तेलीय ग्रंथियां हैं जो तेल का क्या करती हैं? श्रवण करती हैं। और अरे तभी तो चेहरा चिकना रहता है, तो यहाँ तेलीय ग्रंथियां, जिससे क्या होता है? तेल का श्रवण होता है। ठीक है ना? और पसीने से, ये श्वेत ग्रंथियों से पसीने का श्रवण होता है। श्वेत ग्रंथियां पसीने का श्रवण करती हैं और तेलीय ग्रंथियां तेल का श्रवण करती है। ठीक है?
इसके अलावा फेफड़े देखो, उत्सर्जी अंग अगला है फेफड़ा। फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प का उत्सर्जन करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। जलवाष्प के रूप में फेफड़े लहसुन, प्याज और कुछ मसालों में पाए जाने वाले वाष्पशील घटक को शरीर से बाहर निकालते हैं। अगला है यकृत या लीवर। ये क्या इंपॉर्टेंट है? ये शरीर के विषैले पदार्थ अमोनिया को किसमें बदलता है? यूरिया में। क्यों? कि अमोनिया ज्यादा जहरीला होता है और इसमें बदबू ज्यादा आती है, इसलिए यकृत का काम होता है यूरिया को किसमें बदलना? अरे अमोनिया को यूरिया में। यह रक्त परिसंचरण के दौरान बनने वाले अपशिष्ट बिलीरुबिन का भी उत्सर्जन करता है। देखो, रक्त परिसंचरण के दौरान बनने वाले अपशिष्ट बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन दो पढ़े थे ना हमने, तो इस बिलीरुबिन का क्या करता है? उत्सर्जन करता है। कौन? यकृत करता है। उत्सर्जन तंत्र में आगे बात करते हैं वृक्क या किडनी। यह मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग है क्या? बिल्कुल है, यह मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग होता है, जो नाइट्रोजन युक्त विषैले पदार्थों को क्या करता है? उत्सर्जित करता है। गुर्दे का उद्देश्य मुख्य रूप से रक्त को, हाँ कल ये क्वेश्चन आया था, रक्त को फिल्टर करने का काम, या रक्त को फिल्टर करने का काम कौन करता है? वर्क या किडनी। हिंदी में इसको वर्क बोलते हैं, इंग्लिश में इसको किडनी बोलते हैं, ठीक है ना? हाँ, इसमें एक दूसरा ऑप्शन आता है हृदय। हृदय रक्त को फिल्टर नहीं करता, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना? हाँ, हृदय नहीं, ये है किडनी या वर्क जो रक्त को क्या करती है? फिल्टर करते हैं। मनुष्यों में उदर गुहा के पीछे की ओर कशेरुक दंड के दोनों ओर एक एक किडनी होती है क्या? ये कोई नहीं पूछता कहां पाई जाती है। वृक्क के चारों तरफ पेरिटोनियम की क्या लगी होती है? झिल्ली होती है। जो किडनी होती है ना, इसके चारों ओर कौन सी झिल्ली होती है? पेरिटोनियम झिल्ली होती है, इतना ध्यान रखना। प्रत्येक किडनी का वजन 140 से 180 ग्राम, 2 किडनियां पाई जाती हैं। हाँ, और इन्हीं को ही दान में देकर क्या लाते हैं लोग? एप्पल। किडनी को बेचकर बोलते हैं, किडनी को बेचकर एप्पल खरीदा है। देखो, दो है, दो में से दोनों का काम तो शरीर में नुकसान तो देखो वैसे है कि ये हाथ है, इस हाथ के अंदर आगे देखो 5 अंगुलियां हैं क्या? अब एक अंगुली को हटा दें तो नुकसान थोड़ी है कोई, लेकिन 5 वाला काम तो कैसे करेगा? वही बात है, किडनी 2 3 दोनों का काम होता है रक्त को फिल्टर करना। ये एक निकाल देता तो एक करेगा, लेकिन दोनों होंगे तो दोनों भाई आधा आधा करेंगे, थकेंगे कम। हाँ, प्रेमानंद महाराज के नहीं है तो वो भाई चल रहे हैं। आगे देखो, वृक्क किडनी। किडनी को 2 भागों में विभाजित किया गया है। देखो, किडनी को 2 भागों में, इसका जो बाहरी भाग होता है वो कॉर्टेक्स होता है, अंदर का भाग होता है मेडुला होता है, ठीक है ना? बाहरी भाग होता है कॉर्टेक्स है, जो क्या होता है? वृक्क का बाहरी भाग, यानी किडनी का बाहरी भाग होता है, मेडुला अंदर का भाग होता है। ये देखो, इधर देखो, कॉर्टेक्स है, ये इसका बाहरी भाग है ना, ये क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स कहलाता है। और इसके अंदर देखो, ये त्रिभुज से बने हुए हैं क्या? ये अंदर वाला भाग क्या कहलाता है? मेडुला कहलाता है। 2 प्रकार की होती है, ठीक है ना? 2 भागों में विभाजित होती है। वृक्क की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किडनी बोल दो, वृक्क बोल दो, कि कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। इसकी कार्यात्मक या संरचनात्मक इकाई होती है ना, उसे नेफ्रॉन कहा जाता है। ऐसे छोटा छोटा इस प्रकार की पाइपलाइन सी बनी होती है, उसे एक नेफ्रॉन होता है। वो बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है ना, एक किडनी में। जिस प्रकार सजीव के शरीर की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या थी? कोशिका। शरीर की बोल रहा हूं मैं। इसी प्रकार किडनी की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होती है? यानी छोटे से छोटी ऐसी चीज जिससे ये पूरी किडनी बनी होती है, जो रक्त का फिल्टर करती है, रक्त को फिल्टर करती है, वो कौन सी चीज है? नेफ्रॉन है। इसलिए इसे किडनी की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। प्रत्येक किडनी में लगभग 10 से 12 लाख सूक्ष्म कुंडलित नलिकाओं के रूप में नेफ्रॉन पाए जाते हैं। प्रत्येक किडनी में 10 से 12 यानी लगभग 1 मिलियन है, लगभग 1 मिलियन क्या पाए जाते हैं? नेफ्रॉन पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? रक्त को
शुद्ध करने का काम करते हैं, फिल्टर करने का काम करते हैं, छानने का काम करते हैं। किडनी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी। किडनी को अध्ययन की शाखा में करी जाए बिन बोले नेफ्रोलॉजी। क्योंकि किडनी की कार्य में इकाई नेफ्रॉन है, एक इनका अध्ययन नेफ्रोलॉजी बोले। याद रह जाएगा क्या? ये एक नेफ्रॉन, ये क्या है? एक नेफ्रॉन है। इस प्रकार का होता है एक नेफ्रॉन। हाँ, ये करता क्या? देखो इसके अंदर अभिवाही धमनियां, अपवाही धमनियां, बोमन संपुट, कोशिका गुच्छ, समीपस्थ कुंडलित नलिका जिसे पीसीटी बोला जाता है, ये नलिका लूप। देखो ये रहा, ये जो लूप सा बना हुआ है ना, इसे कहा जाता है नलिका लूप है। इसके अलावा दूरस्थ कुंडलित नलिका डीसीपी, जो पास में होती है ना उसे तो समीपस्थ कुंडलित नलिका, और जो दूर होती है उसे दूरस्थ। देखो ये देखो दूर है क्या? ये कुंडलित नलिका दूर है क्या? इसलिए इसे कहा जाता है दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये देखो पास में है क्या? इसलिए इसे कहा जाता है समीपस्थ कुंडलित नलिका, और कुछ नहीं है। संग्रह नलिका, ये यहां से रक्त को फिल्टर करती है, यानी छानने का काम करती है। शुद्ध रक्त एक तरफ चला जाता है, और जो अपशिष्ट पदार्थ होता है ना, इसका अपशिष्ट पदार्थ है वो देखो यूरिन फ्लो, तो एक मूत्राशय की थैली होती है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो मूत्राशय की थैली में जाकर एकत्रित हो जाता है, ठीक है ना। वहां से मूत्र मार्ग के माध्यम से अपन क्या करते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं, यही है। तो नेफ्रॉन रक्त को फिल्टर करने का काम करता है। इनमें से जो अच्छा रक्त होता है उसे वापस भेज दिया जाता है, और जो अपशिष्ट पदार्थ होता है ना उसे मूत्राशय थैली होता है, मूत्र की थैली होती है, उसमें एकत्रित कर देता है। वहां से मूत्र मार्ग के द्वारा हम इसको क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। इतनी प्रोसेस है, और ये कुछ याद नहीं करना, ऐसा नहीं आएगा आपके, ठीक है ना, इतना डीपली नहीं आएगा। कोशिका गुच्छ, ये नेफ्रॉन की संरचना है अंदर से। कोशिका गुच्छ इस प्रकार का होता है। नेफ्रॉन के बोमन संपुट वाले भाग में अभिवाही तथा अपवाही धमनियां मिलकर एक जालनुमा संरचना बनाती हैं, जिससे कोशिका गुच्छ कहा जाता है। नेफ्रॉन में सबसे पहले रक्त कोशिका गुच्छ के द्वारा ही छाना जाता है। ये ग्लोमेरुला बोला जाता है इसको, और ये क्या करता है, कोशिका गुच्छ भी कहते हैं हिंदी में इसको। ये सबसे पहले रक्त को क्या करता है, छानता है। बोमन संपुट क्या होता है? बोमन संपुट नेफ्रॉन में प्यालेनुमा संरचना होती है। प्यालेनुमा संरचना होती है, ये देखो ये रहा, ये प्यालेनुमा संरचना है ना, ये बोमन संपुट है। इसे बोमन कैप्सूल कहा जाता है, जो कि चपटी कोशिकाओं के द्वारा बनी होती है, बोमन संपुट कहलाती है। कोशिका गुच्छ में छना हुआ पदार्थ बोमन संपुट में इकट्ठा रहता है। समीपस्थ नलिका क्या होती है? दूरस्थ नलिका हेनले लूप क्या होता है? ये थोड़ी गहराई की चीजें हैं, मैं थोड़ी थोड़ी बता रहा हूँ। हेनले का लूप, ये हेनले का लूप है। नेफ्रॉन में यू आकार की संरचना हेनले लूप कहलाती है। हेनले का लूप लगभग 5% तथा जल और सोडियम क्लोराइड का क्या करता है, अवशोषण करता है। थोड़ा सा पढ़ लेना। डीसीटी दूरस्थ स्वलित नलिका, ये दूर वाली का नाम डीसीटी है। इसका क्या काम है, ठीक है ना, इतना पूछेगा नहीं। नेफ्रॉन की संरचना, ये नेफ्रॉन की संरचना है, ठीक है। ये देखो मूत्रवाहिनी, इसको देखो एक बार। मूत्रवाहिनी के कार्य वृक्क से मूत्राशय तक, यानी किडनी से मूत्राशय तक मूत्र को पहुंचाना है। मूत्रवाहिनी चिकनी पेशी, ये देखो यहां से यहां तक है, और यहां से यहां तक, ये मूत्राशय है। यहां से यहां तक जो पहुंचाता है ना, ये कौन होती है? मूत्रवाहिनी होती है। ऐसी वाहिनी जो मूत्र लेके आती है। मूत्रवाहिनी चिकनी पेशी तंतुओं से बनने वाली नलिकाएं होती हैं, जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक ले जाती है। ये आमतौर पर मानव वयस्कों में 25 से 30 सेमी की होती हैं। ये कोई नहीं पूछता कितनी सेमी की होती है, कितनी लंबी होती है। मूत्राशय, ये बड़ा मूत्राशय देखो, यहां मूत्र स्टोर होता है क्या? बिल्कुल। यूरिनरी ब्लैडर मनुष्य में मौजूद एक खोखला अंग होता है, इंग्लिश में बोला जाता है मूत्राशय को, ठीक है ना, जो यूरिनेशन द्वारा यूरिन के बाहर निकलने से पहले किडनी से मूत्र को स्टोर करता है। मूत्र को बाहर निकालने से पहले मूत्र अपना स्टोर होता है ना, वो कहां होता है? इस मूत्राशय में होता है। मूत्रवाहिनी के माध्यम से ब्लैडर यानी मूत्राशय में प्रवेश करता है और मूत्र मार्ग के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ब्लैडर को खाली करने की इच्छा यानी पेशाब करने की इच्छा होने से पहले सामान्य वयस्क मानव ब्लैडर 300 और 500 मिलीलीटर के बीच यूरिन को स्टोर कर लेता है। लगभग 300 और 500 मिलीलीटर इतना मूत्र स्टोर कर लेता है।
हाँ स्टोर करने की क्षमता है ये। वर्क में प्रति मिनट में औसतन 125 मिली और दिन भर में 180 लीटर रक्त फिल्टर होता है। किसमें? किडनी में। किडनी में दिन भर देखो औसतन तो इतना है, लेकिन दिन भर कितना रक्त फिल्टर होता है? 180 लीटर रक्त फिल्टर होता है। ठीक है, हाँ स्टार्ट ही रहता है। तो अब देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मूत्र में क्या क्या होता है? मूत्र में जल होता है 95%, यूरिया होती है 2.7%, खनिज लवण होता है 2% और यूरिक अम्ल होता है 0.3%। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण होता है, इंपॉर्टेंट है। मूत्र का पीएच मान 6, इसका मतलब क्षारीय होता है क्या? अम्लीय, हल्का अम्लीय होता है, क्षारीय नहीं अम्लीय होता है। 6 7 से कम है। स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन 1.5 से 2.5 लीटर मूत्र का क्या करता है? विसर्जन। ये दोनों तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। किसके कारण पीला रंग होता है? अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? पीएच मान कितना होता है? किडनी में बनने वाली पथरी कैल्शियम में ऑक्जेलेट होती है। बताओ पथरी में, किडनी में कौन सी पथरी बनती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट बनती है कि बनी होती है। जब किडनी ठीक से कार्य करना बंद कर दे, रक्त में अपशिष्ट उत्पादों और अतिरिक्त तरल पदार्थों को निकालने के लिए डायलिसिस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, जो एक बारी मशीन होती है। डायलिसिस के माध्यम किडनी खराब हो जाए तो डायलिसिस के माध्यम रक्त ने फिल्टर करियो जावे। ठीक है ना, और कुछ नहीं। डायलिसिस एक ऐसा उपचार है जो मशीन का उपयोग करके रक्त को फिल्टर करता है। ठीक है ना, शुद्धिकरण करता है। ये क्वेश्चन है, देख लो किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र में अपशिष्ट के निकालने के लिए निम्न में से चरणों में से सही क्रम कौन सा है? देखो किडनी कहां आती है? मूत्रवाहिनियों में, मूत्रवाहिनी कहां आती है? मूत्राशय में, मूत्राशय मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, यही क्रम है। पक्षी में होता है, पक्षी में बताओ क्या होता है? एसिड होता है। कहां है एसिड? अच्छा इस प्रकार बांटा हुआ है, किस प्रकार है? अमोनोटेलिक होता है, यूरियोटेलिक होता है, यूरिकोटेलिक होता है। बताओ यूरिकोटेलिक होता है, ये यूरिक एसिड बाहर निकालते हैं पक्षी, याद रखना यूरिक एसिड बाहर निकालते हैं, एसिड। मनुष्य के किडनी में पथरी बनती है, बताओ किसकी बनती है? क्या होता है? वसाओं के ब्लॉकेज से, वृक्क में बालू के कणों से, वृक्क में प्रोटीन के लोकेलाइजेशन से, वृक्क के पोल्विक में ऑक्जेलेट जैसे लवणों के, तो ऑक्जेलेट से बनती है। ठीक है ना, ऑक्जेलेट है, हाँ ऑक्जेलेट। ये टमाटर में भी पाया जाता है। ठीक है ना, टमाटर में। तो जिसको किडनी की वृक्क की पथरी हो जाती है ना, किडनी की पथरी या वृक्क की किडनी हो जाती है, उसे डॉक्टर टमाटर खाने से मना करता है, क्योंकि टमाटर में क्या होता है? ऑक्जेलिक होता है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरिया का निर्माण होता है। बताओ किसमें होता है? लीवर है या यकृत में। अरे अमोनिया को यूरिया में बदल रहा था ना। मूत्र का पीएच मान है, कौन सा अमोनिया को उत्सर्जन के लिए यूरिया में परिवर्तित करता है? नेफ्रोलॉजी निम्नलिखित में से किसका देन है? किसका देन है? अरे वृक्क का। किडनी में तो पाया जाता है नेफ्रॉन। डायलिसिस का उपयोग रोगियों के लिए किया जाता है, वृक्क की परेशानी खातर 12 की मशीन लगाई जाए रक्त फिल्टर करने खातर। उस नलिका का चयन कीजिए जो मूत्र को मूत्राशय से शरीर के बाहर तक ले जाती है, मूत्र मार्ग। हेयर पिन जैसी संरचना जो नेफ्रॉन का एक भाग होता है, वह क्या होता है? हेनले लूप। जो नीचे ये घुमावदार संरचना थी ना, उसे कहा जाता है हेयर पिन के समान थी वो। तो आज के लिए इतना ही, ये टॉपिक हमने पूरा किया है। थोड़ा टाइम की कमी होने के कारण थोड़ा जल्दी जल्दी किया, लेकिन अच्छा एक बार फिर से पढ़ना, सब चीजें समझ में आ जाएंगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।